आप सभी के साथ मुबारक गुल ने आगामी 15 फरवरी को होने वाली शिवरात्रि त्यौहार का जिक्र असेंबली में किया और वजह भी थी क्योंकि आज कश्मीरी पंडितों का मसला उठा। उन्होंने कहा कि सभी कश्मीरी समाज के लिए यह त्यौहार अकीदत से भरा हुआ होता है। ईदगाह असेंबली में एनसी एमएलए मुबारक गुल ने कश्मीरी पंडितों का मुद्दा असेंबली में उठाया था। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों के लिए सबसे अहम ये त्यौहार यानी कि शिवरात्रि बहुत पाक त्यौहार है जिसको लेकर के सरकार को खास ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो कश्मीरी पंडित माइग्रेट कैंपों में रहते हैं उनके लिए वहाँ के मंदिर क्वार्टर्स को देखा जाए, जो भी कमियां हैं उन्हें दूर की जाए। और मुबारक गुल ने कहा कि कश्मीरी पंडितों के लिए जो एम्प्लॉयमेंट पैकेज लाया जा रहा है उस पर भी गौर फरमाया जाए और बेरोजगार कश्मीरी पंडितों को नौकरी दी जाए। इसमें कोई बुरी बात नहीं, आई डोंट थिंक एनीबॉडी शुड ऑब्जेक्ट टू इट। ये तो एक नॉर्मल सी बात है। हाँ, अब कुछ लोग इसको एक्सट्रीमिस्ट बन के बात करेंगे दिल से। हम सब हिंदुस्तानी हैं, मानते हैं हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम देश का हिस्सा है, मुल्क का हिस्सा है, तो लेकिन यहाँ मैं मुल्क का हिस्सा नहीं हूँ। मैं नहीं समझता इसको पॉलिटिसाइज करना चाहिए। कुछ चीज़ों को मैं अभी कुछ मीडिया के दोस्त से बात कर रहा था, रिजर्वेशन को पॉलिटिसाइज मत कर लीजिए। रिजर्वेशन बच्चों को देनी है हमको। जनरल ओपन मेरिट वालों का जो राइट बनता हाउस में उठाया क्वेश्चन आवर से पहले मैंने कहा कि जो हमारी कश्मीरी पीड़ित भाई हैं उनकी शिवरात्रि आ रही है, एक तो उनके ड्यूज जो हैं उनको रिलीज़ किया जाए शिवरात्रि से पहले और इन दिनों जहाँ भी वो माइग्रेंट का जो पेंशन मिलता है स्टेपन वो मिलता है उसको जल्दी रिलीज़ किया जाए। दूसरा जो हमारे माइग्रेंट जो कैंपस है उनको सफाई सैनिटेशन और वहाँ पे शिवरात्रि के रोज़ वहाँ बिजली कंटिन्यू रहनी चाहिए, बिजली का ये कट नहीं होना चाहिए और साथ साथ राशन और गैस और मछली नदरू साग अखरोट ये भी इंतज़ाम किया जाए ताकि उनको वहाँ से वो हम लाते थे कि जो कश्मीर से जो फिश आती थी या नदरू साग वगैरह, ये भी मैंने कहा कि गवर्नमेंट को ये कहा कि मैंने रिक्वेस्ट किया हुकूमत से कि इनको ये चीज़ मिलनी चाहिए। और साथ साथ जो बकाया जात है, काफ़ी बकाया जात है, कुछ ऐसे भी माइग्रेंट है जो माइग्रेंट हैं लेकिन उनको रोका गया है ये मंथली जो पेंशन मिल रहा है उसको भी देखा जाए। और इसमें अगर कोई लग रहा है कोई गलत है वो तो निकाले, लेकिन जो जेन्युइन है उसमें जो माइग्रेंट है। और एआईपी एमएलए शेख खुर्शीद ने वंदे मातरम गीत पर खड़े होने के नए फैसले पर कहा कि हुकूमत को जगहों के नाम बदलने और दूसरों की मजहबी आज़ादी छीनने के बजाय बेरोजगारी, तरक्की और आवाम के मुद्दे पर बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हुब्बुल वतनी किसी गाने पर खड़े होने से जाहिर नहीं होती। हुब्बुल वतनी इंसान के दिल में होनी चाहिए और अगर वो दिल में है तो इसके लिए कहीं भी जाहिर करने की ज़रूरत नहीं। इस बारे में मैंने जो है अभी कोई स्टेटमेंट नहीं देखा, लेकिन अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ जो है ये फोर्सिबली जो है आप लोगों के ऊपर अगर आप इन्फोर्स करना चाहते हैं तो मुझे लगता है ये सही चीज़ नहीं है। तो जो देशभक्ति है वो दिल के अंदर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बीजेपी जिस किस्म की पॉलिटिक्स कर रही है कि मतलब चीज़ों को जो है थोपने की कोशिश की जा रही है, तो मुझे लगता है कि ये गलत है, ये सही नहीं है। और जो देशभक्ति है वो एक शख्स का, एक सिटीज़न का इंटरनल जो है उसकी आस्था का मसला होता है। देखिए काफ़ी सारी परेशानियां हैं इसमें। आप देख सकते हैं कि मतलब हम एक फेडरल कंट्री है हम यहाँ पे, और एक सेक्युलर कंट्री है यहाँ पे। अलग अलग मज़ाहिब के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर कुछ अल्फाज या कुछ किसी चीज़ को लेके अगर किसी रिलीजियस के सेंटिमेंट्स हर्ट होते हों या किसी रिलीजियस को जो है अगर उनको कोई आपत्ति होती है तो मुझे लगता है इस वजह से जो है ये कहेंगे कि सच्चा हिंदुस्तानी जो है वो कुछ और भी करे, ये ठीक नहीं है। मेडिकल ब्लॉक लंगेट में बच्चों में हेपेटाइटिस ए के बढ़ते मामलों की वजह से डॉक्टर्स ने लोगों को उबला हुआ पानी यानी पानी उबाल करके पीने की हिदायत दी है। ज़्यादातर मरीज बच्चे हो रहे हैं और ओपीडी में केसेस बढ़ रहे हैं। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर लंगेट डॉक्टर नज़ीर के मुताबिक इसकी मेन वजह आलूदा पानी यानी गंदा पानी पीने की वजह से है। आपको बता दें कि हेपेटाइटिस ए वायरस से पानी के जरिए फैलता है। ज़्यादातर मरीज कुछ हफ्तों में ठीक हो जाते हैं, लेकिन संजीदा मामलों को ख़ास तौर पे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास भेजा जाता है। कुछ मामलों में लीवर की परेशानी हो सकती है। डॉक्टरों ने कहा है कि पानी को कम से कम 5 मिनट तक उबालना चाहिए। महकमा सेहत से पानी की क्वालिटी चेक करने की भी अपील की गई है। बोलने का मौका दे दिया।
हमारे पास बेसिकली ये कुछ एक हफ़्ता पहले इन्फॉर्मेशन आई थी कि एक अशपोरा हमारा इलाका है, उधर से एक गाँव है उटिंगरो, उधर से कुछ हेपेटाइटिस के केसेस आए हैं। तो जो ही हमारी नॉलेज में ये आ गया तो मैंने उसी टाइम अपनी टीम वहाँ पे भेजी, जिन्होंने वहाँ पे स्क्रीनिंग की और स्क्रीनिंग के साथ-साथ उनको अवेयरनेस भी दे दी कि ये क्या है। बट स्क्रीनिंग से ये पता हमें चला, उन्होंने बोला कि हाँ जी, वहाँ पे कुछ केसेस ऐसे हैं। जब उन्होंने मुझे रिपोर्ट किया तो फिर हमने आईडीएसपी हमारा डिस्ट्रिक्ट से टीम है, उधर से वो भी आ गए, तो सारी टीमें मिल के वहाँ पे चले गए, जिनमें हमने ऑलमोस्ट 17-18 की सैंपलिंग की और वहाँ पे 5 केसेस जो थे वो उनमें हेपेटाइटिस था, बट अभी कंफर्म नहीं हो चुका था कि है क्या। बेसिकली अभी सिर्फ सैंपलिंग हुई थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्री माता वैष्णो देवी असेंबली के एमएलए बलदेव राज शर्मा पर अवाम को गुमराह करने का इल्जाम लगाया और उनसे इस्तीफा देने की मांग की। लीडरों के मुताबिक एमएलए ने कहा कि रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी सीएम उमर की क़यादत वाली हुकूमत ने दी, जबकि सीएम उमर अब्दुल्ला ने असेंबली में वाज़ेह किया कि मंजूरी उनकी सरकार से पहले ही दी जा चुकी थी। पार्टी रहनुमाओं ने कहा कि हसास मुद्दों पर सियासत करने की बजाय इलाके में लोगों के मफाद पर तरजीह देनी चाहिए। आज हमने क्लियर करना था, क्योंकि रोपवे के मसले को जितना तूल दिया गया और जम्मू कश्मीर के जनता को बेवकूफ़ बनाया गया, उसको क्लियर करना था। और जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर की सरकार का जो रोल रहा, बेहतरीन रोल जम्मू कश्मीर की सरकार का रहा। हम उमर साहब का, जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, और जनाब डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी साहब का और पूरी काबीना का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों की आंखें खोल के रख दी रोपवे को लेकर के। एमएलए बनी का खास करके हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने ये असेंबली के अंदर ये मसला उठाया और जिस पर बाकायदा चर्चा हुई, और उस चर्चा के अंदर जो बात निकल कर आई है, जम्मू कश्मीर की जनता को जो शक शुबहात थे वो क्लियर हो गए हैं। और उमर साहब ने अपनी तकरीर में अपने ख्यालात रखते हुए उन्होंने क्लियर किया है कि ये रोपवे कब सैंक्शन हुआ, किसने इसकी परमिशन दी। और पुंछ के डिप्टी कमिश्नर अशोक कुमार शर्मा ने जिले में तालीमी इदारों के डिजिटल एम्प्लॉयमेंट को लेकर के एक अहम कदम उठाते हुए दीनानाथ मेमोरियल गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की ऑफिशियली वेबसाइट का इफ्तिताह किया। नई वेबसाइट के जरिए तलबा और गार्जियन को दाखिला मिला, इम्तिहान शेड्यूल, नतीजे और दीगर ज़रूरी मालूमात आसानी से मिल पाएगी। इससे दाखिले का अमल और स्कूल की तालीमी और हम निसाब यानी कि सिलेबस की जो सरगर्मियां हैं वो जानकारी ऑनलाइन मिल पाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने स्कूली इंतजामिया से इस डिजिटल पहल की तारीफ की और कहा कि तालीम में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शफाफियत लाता है और बच्चों के मुस्तकबिल को मजबूत करता है। बच्चों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए गवर्नमेंट दीनदयाल मेमोरियल गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल शीश महल ने आज अपनी वेबसाइट शुरू की, जिसके माध्यम से बच्चे जो है ऑनलाइन स्कूल की वेबसाइट को सर्च करके वो ऑनलाइन एप्लीकेशन और बाकी चीजें भी स्कूल के बारे में दे सकते हैं। ये पहली बार जो है जिला में एक हाई सेकेंडरी स्कूल ने अपनी वेबसाइट जारी की है, जिसके माध्यम से बच्चे जो है ऑनलाइन एडमिशन और ऑनलाइन सारी डिटेल जो है स्कूल के बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे। ये वेबसाइट आज डिप्टी कमिश्नर पुंछ अशोक कुमार शर्मा ने लॉन्च की, जिसकी वजह से करीब 800 से 1000 बच्चों को जो है इसका फायदा मिलेगा, जो अब नई सेशन में इस स्कूल में एडमिशन पाना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में से अनुभव मिश्री की रिपोर्ट। और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने चुंदक में एक रोज़ा नशा मुक्त खेल मेले का इनेकाद किया है और उसमें ज़िले के मुख्तलिफ हिस्सों से 1000 से ज़्यादा खिलाड़ियों ने शिरकत की। मेले का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर पुंछ अशोक कुमार शर्मा ने की थी। उन्होंने खेलों के जरिए नौजवानों की एनर्जी को मुस्बत सिमत में देने और नशा मुक्त समाज बनाने की महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि खेल न सिर्फ फिजिकल फिटनेस बढ़ाते हैं बल्कि नज़्म ज़ब्त, टीम वर्क और जिम्मेदारी का भी एहसास पैदा करते हैं। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने आज चंडक गांव में एक नशा मुक्त खेल मेला ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें करीब 300 से ज्यादा प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मकसद ये है कि बच्चों को जो है नशे की लानत से
और स्पोर्ट्स की तरफ लाया जाए। तो उस पर बात करने के लिए कुछ लोकल जो प्लेयर्स हैं और लोकल लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम परवेज मलिक है और आज बताइए कैसा आज डिपार्टमेंट सोशल वेलफेयर और इन कोलैबोरेशन विद डिपार्टमेंट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की तरफ से यहाँ पर जो है खेल मेला करवाया गया है। ये नशा मुक्त भारत अभियान की कंपेनिंग के तहत ये टूर्नामेंट यहाँ पर करवाया गया है और इसमें आपने देखा होगा कि बहुत डिफरेंट पंचायत से जो है बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वॉलीबॉल, कबड्डी है, टग ऑफ वार, स्टोन लिफ्टिंग और शॉर्ट फुट की गेमें यहाँ पर करवाई जा रही हैं। ये एक बेहतरीन साइन है कि यूथ की एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स में इंडल्ज किया जाए और खास करके इनको जो है एजुकेशन में और स्पोर्ट्स में जो है ये अपने जिले का, अपने स्टेट और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की तरफ से ये सुनोगल दिया गया था कि नशा मुक्त भारत अभियान कोशिश है, हर तरीके से कोशिश है कि नशे को जो है जड़ से खत्म किया जाए ताकि यूथ की एनर्जी को पॉजिटिव वे में लगाया जाए। बहुत सारे एथलीट्स जो है नेशनल लेवल के प्लेयर्स भी यहाँ पर, इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स भी जो है आज यहाँ पर जो है इस लोकल मेले में जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जी, तो कुछ लोकल प्लेयर भी हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। जी आपका नाम? जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। मेरा नाम मोहम्मद फरीद है, मैं इसी डिंगला पंचायत से ताल्लुक रखता हूं। आज जो ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने एक मेला ऑर्गेनाइज किया है, वन डे नशा मुक्त मेला है, तो मैं सबसे पहले हम एडमिनिस्ट्रेशन का इसमें शुक्रिया अदा करेंगे कि जिन्होंने ये आज इस दिन पे जो ये मेला ऑर्गेनाइज किया है, जहाँ पे यूथ जो है काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, जैसे ड्रग्स वगैरह में। तो मैं सरकार एडमिनिस्ट्रेशन का इस बात पर शुक्रिया अदा करेंगे कि जिन्होंने आज ये एक मेला रखा है जिसपे यूथ को इन्वॉल्व किया है। जैसे कि काफ़ी सारे इवेंट ऑर्गेनाइज है, जैसे कि कबड्डी, वॉलीबॉल, टग ऑफ वार और काफ़ी सारी स्पोर्ट्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए गए हैं। तो मैं इस पे एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ। जी शुक्रिया। तो ये थे कुछ लोकल जिनका ये कहना था कि इस मेले से जहां एक तरफ नशे से लोगों को, बच्चों को दूर रखने की कोशिश की जा रही है, वहीं जो स्पोर्ट्स लवर्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड किया गया है ताकि वो जो अपनी क्षमताएं हैं वो इस मेले के माध्यम से बता सके। और इसके आगे ये जो मेला है ये अभी जोनल लेवल पे चल रहा है और उसके बाद ये तहसील लेवल पे और फिर ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा और इन बच्चों को जो है अपनी क्षमताएं जो है वो जिला स्तर पर भी दिखाने का मौका मिलेगा। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए पुंछ से अनुभव मिस्री की रिपोर्ट। बडगाम के कारीगरों के मुताबिक कारपेंटरी में लोग अपने सपने पूरे करने के लिए लकड़ी को सजावटी शक्ल देते हैं और छतों पर काम करते वक्त जोखिम उठाते हैं। कई बार गिरने या बिजली के हादसों की वजह से उनकी जान भी जाती है। कारीगर बताते हैं कि इस काम में उनकी मौत का खतरा ज़्यादा होता है। परिवार ऐसे में बेबस होता है, रोज़ी रोटी का सहारा छिन जाता है और इससे परिवारों में मुश्किलें बढ़ जाती है। वो हुकूमत की स्कीम्स का खैर मकदम करते हैं, लेकिन कहते हैं कि स्कीम ज़मीनी सतह पर लागू हों और ख़ास तौर पे कारीगरों को उनके काम के लिए इनामात भी मिले। कहानियां तो बहुत हैं और हर रोज कहानियां डेवलप होती है, कहानियों को देखा जाता है, सुनाया जाता है। लेकिन जी जम्मू कश्मीर लद्दाख एक ऐसी कहानी लेकर आपके सामने आया है जो शायद ही अभी तक आपने सुनी होगी। हालांकि हर रोज हम देखते हैं कि जो खबरें गश्त कर रही है, जिसमें हम देखते हैं जो हेडलाइंस अखबारों की होती हैं, जो सोशल मीडिया पे जो रिपोर्टर्स उन चीजों को सामने लाते हैं कि कहीं पे कारपेंटर जो है वो छत से गिर गया, उसकी मौत वाक़ा हुई है। और ये ऐसी कहानी आज जी जम्मू कश्मीर लद्दाख आप तक पहुंचा रहा है, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि जो कारपेंटर्स है, यानी कि जो लकड़ी तराशने का काम करते हैं, मकानों का छत बनाते हैं और महलों को बनाते हैं और उन महलों में फिर लोग रहते हैं। लेकिन उन महलों को बनाते बनाते जो है कई ऐसे लोग जो हैं वो शहीद हो जाते हैं, हादसे के शिकार हो जाते हैं। कारपेंटर्स की जब हम बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में आए दिन हम सुनते हैं कि कारपेंटर्स जो है वो रूफटॉप से गिरकर उनकी मौत वाक़ा हुई है, या किसी जॉइनरी मिल में कट्टर के शिकार वो हो गए हैं, इलेक्ट्रिसिटी के शिकार वो हो गए हैं। और उसके बाद जब उनकी मौत वाक़ा होती है, उसके बाद उनके घर की क्या हालत होती है, ये हम कारपेंटर्स के जुबानी सुनेंगे। हाँ, हम इस काम के साथ वाबस्ता है जो कि बहुत रिस्की काम है। हम यहाँ पे कारपेंटर का काम कर रहे हैं कि मेरे नज़र में 2-3 बंदे ऐसे जो छत से गिर गए, आधे लोगों की तो डेथ हो गई है, आधे लोग वो काम करने के काबिल नहीं है। फिर उनको कितना स्ट्रगल करना पड़ता है वो उनकी फैमिली जानती है और उनके घर वाले जानते हैं।
इतना ही नहीं, जो उनके बच्चे होते हैं, उनके बच्चे उनका फ्यूचर होते हैं, उनकी तालीम पर भी बड़ा असर पड़ता है। इसीलिए हम सोसाइटी के आगे आए हैं, हम ये यूनियन बनाना चाहते हैं ताकि खुदा ना खास्त अगर किसी जगह कोई इंफॉर्मेशन हमें मिले, किसी जगह पे कोई कारपेंटर भाई छत से गिर गया या किसी कारखाने में उसके साथ कोई हादसा हो, ताकि हम उसके सामने उस टाइम उसके शाना बशाना साथ होंगे, ताकि उसकी फैमिली जो कि बहुत स्ट्रगल करती है उसको हम वो स्ट्रगल करने नहीं देंगे। उसको भी ऐसा महसूस होना चाहिए कि मेरे पीछे कोई यूनियन खड़ा है। जी सर, जब भी कोई ऐसी बात सुनने में आती है किसी जगह पे कोई कारपेंटर गिर गया है तो उसकी मौत हो गई, तो उस टाइम जो हम पे बीतती है वो हम जानते हैं, क्योंकि हम भी वही काम करते हैं जो वो काम करता है। हमें पता है कितनी रिस्क होती है, और खासकर हम वादी कश्मीर की बात करेंगे, यहाँ पे ज्यादातर काम छत का काम चलता है। हर महीने हमें सुनने में आता है किसी जगह पे कोई एक्सीडेंट हुआ है, फिर उनके फैमिली को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। उनके पास जो जमा पूंजी होती है वो तो पहले हफ्ते में ही खत्म हो जाती है, उसके बाद जो भी उनके पास जायदाद होती है फिर वो भी उसको बेचते हैं, लेकिन कोई उस टाइम उनके सामने नहीं आते हैं। कि हम बहुत सालों से ये कोशिश कर रहे हैं कि हम सोसाइटी के आगे आ जाएंगे, हम एक यूनियन बनाएंगे जिस यूनियन का मकसद यही हो, अगर कोई कारपेंटर भाई हमारा किसी जगह किसी हादसे का शिकार हो, हम उसके साथ शाना बशाना खड़े होंगे और उसके हर मुश्किल में हम साथ देंगे। जी सर, घर वालों का यही रिएक्शन होता है जैसे कि ये हमारे बच्चे के साथ हुआ है। घर वालों ने भी काफी सपोर्ट किया है इस बात के लिए, कम से कम अगर आप कारपेंटर कश्मीर में हो, आप एक साथ हो जाए, एक यूनियन बनाइए, ताकि फिर कोई ऐसा हादसा अगर सामने पेश आ जाए आप उसके शाना बशाना साथ हो जाए। जी देखिए, जहाँ तक आपका सवाल है कि जो हमारी स्किल्ड लेबर्स है, खासतौर से कारपेंटर्स, हमारी जो बरादरी है, इनके बहुत से मसाइल होते हैं, खासतौर से जब ये छतों से गिरते हैं या काम करते करते उन आलात से ये डील करते हैं जो बिजली पे चलते हैं। किसी जगह पे वो करंट से फौत हो जाते हैं या किसी कई आलात के साथ डील करने के दौरान वो जख्मी हो जाते हैं, इस तरह से कि वो फिर माजूर हो जाते हैं, काम करने के लायक नहीं रहते हैं। इन्होंने ये सोचा कि हम एक प्लेटफार्म पे जमा होके एक यूनियन बनाए, क्योंकि जो लॉज एप्लीकेबल होते हैं वो ज़्यादातर यूनियन पे होते हैं। जब तक आप यूनियन नहीं बनाएंगे तब तक आप पे जो ट्रेड यूनियन लॉज है वो आप पे एप्लीकेबल नहीं होते हैं। जो कंज्यूमर लॉज है वो भी इफेक्टिव ज़्यादा रहते हैं जब आप कलेक्टिवली किसी दफ्तर में जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की जहाँ तक आपने बात की, एडमिनिस्ट्रेशन पे भी दबाव अगर किसी डिमांड के तय बढ़ाया जा सकता है वो कलेक्टिवली ही बढ़ाया जा सकता है। कलेक्टिव बार्गेनिंग का कंसेप्ट जो है वो कानून में इसी से मुंसलिक है कि आप यूनियन बनाएं। तो इस सिलसिले में जो ये हमारी कारपेंटर्स बरादरी है उन्होंने यूनियन बनाने का फैसला लिया है। जी देखिए, सेफ्टी सिक्योरिटीज और कंपनसेशन में ये है कि जो हमारे लेबर लॉज हैं उनमें बाज़ाब्ता तौर पे अगर ये काम के दौरान हादिसाती तौर पे इनकी अमवात हो जाए या उस तरह से ये माजूर हो जाए कि ये फिर दोबारा काम करने के लायक ना रहे, तो उस सिलसिले में इनके लिए बाज़ाब्ता कंपनसेशन का प्रोविजन है। बाज़ाब्ता अगर इनकी यूनियन भी बनेगी तो उसमें जो फंड्स वो अलॉट करेंगे, या सरकार जो है उनके लिए इंश्योरेंस स्कीम्स का भी सोच सकती है, जिस स्कीम में इनका अपना कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा रहेगा, गवर्नमेंट का थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन रहेगा, ताकि बाद में जो इनके डिपेंडेंट्स है वो सफ़र ना हो जाए। लोग सपने देखते हैं आशियानों के, और उन आशियानों को बनाने में अगर कारीगर नहीं होगा तो वो सपने कभी पूरे नहीं होंगे। हमने यहाँ पर कारपेंटर से बात की, इन्होंने कहा कि जो हम पे बीतती है, जब हम अपने ही किसी साथी को शिकार होते देख रहे हैं, उनके घर के स्ट्रगल्स को देख रहे हैं, उनके बच्चों की उस बेबसी को देखते हैं, तो इन पर कयामत बर्पा होती है। इन्होंने कहा कि इस ज़मन में हमने एक यूनियन तश्कील दी ताकि अगर कोई हमारा साथी हादसे का शिकार होता है तो उनके घर वालों को हम माली मावनत करें। और साथ साथ में लेबर कमिश्नर को भी इन्होंने अपील की कि वो उन फैमिलीज की तरफ ध्यान दे, उन फैमिलीज की तरफ तवज्जो दे जिनके कमाने वाले हादसे के शिकार हुए हैं, और ख़ास तौर पर उन लोगों का वो खास ख्याल रखे जो छतों से गिरे हैं और जान गंवाई, अपनी अपाहिज हो गए और कोई काम करने के लायक नहीं रहे। ये लाजमी बनता है कि इंतज़ामिया को उन लोगों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, उनकी माली मावनत करनी चाहिए, तभी जो है इस समाज में यकसानियत बर्पा होगी, इक्वालिटी बर्पा होगी, और हर कोई कम्युनिटी जो है इक्वली यहाँ पर राइट्स को एंजॉय कर सकेगी। आज की स्पेशल रिपोर्ट में जी जम्मू कश्मीर लद्दाख ने आप तक स्ट्रगल्स पहुंचाई,
वो कहानियां पहुंचाई जो अभी तक सुनी नहीं गई थी। जिला बड़गाम से मैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए नूर लमीन। गांधरबल जिले के ICDS वर्कर्स और हेल्पर्स ने आज कश्मीर पार्क में कमरिया पार्क में खामोशी एहतजाज किया था। उनकी मांग है कि उनके माहाना वेतन बढ़ाया जाए और न्यूनतम वेतन को अनुरूप दिया जाए, खासतौर पे जो उनको मिलते हैं उसे स्पेशली जग जाहिर किया जाए। वर्कर्स ने कहा कि वो बच्चों के विकास और स्वास्थ्य जैसे कार्यक्रमों में भी काम करते रहते हैं, फिर भी पर्याप्त वेतन उन्हें नहीं मिल पाता। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से और सकीना इटू से उन्होंने अपील की कि फौरी तौर पर कार्रवाई करें। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी उधमपुर ने कोर्ट कॉम्प्लेक्स में एक मुफ्त मेडिकल कैंप और आंखों की जांच कैंप का इनेकाद किया ताकि अवाम और अदालत आने वाले लोगों को बुनियादी सहूलत मिल सके। कैंप में बड़ी तादाद में लोगों ने अपना मेडिकल चेकअप करवाए। डॉक्टर्स ने आंखों की जांच, जनरल हेल्थ स्क्रीनिंग और ज़रूरी मशवरे दिए। देखिए, सबसे पहले तो हम शुक्रिया अदा करते हैं रोटरी वालों का और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उधमपुर का, जिन्होंने कि एक कैंप जो है फ्री मेडिकल कैंप जो है यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स में लगाया हुआ है। और सबसे बड़ा धन्यवाद करते हैं हम प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मैडम कल्पना रेवो जी का और सेक्रेटरी डालसा जी का, जिन्होंने पूरी कोशिश की इस कैंप को जो है यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स में ऑर्गेनाइज किया जाए। इसका फ़ायदा जो है, जो कोर्ट में भी 100-150 आदमी यहाँ पर कोर्ट में भी काम करते हैं, लेकिन जो लिटिगेंट्स बाहर से आए हुए हैं उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा जो है वो उठाना चाहिए। आप यहाँ देख रहे हैं कि भिन्न भिन्न बीमारियों का जो यहाँ पर है डायग्नोज किया जा रहा है। हमें ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन आई थी मीडिएशन का प्रोग्राम करने के लिए यहाँ पे, उसके लिए हमें देना था यहाँ पे उसकी पब्लिसिटी वगैरह, वाइड पब्लिसिटी। तो हमने सोचा वो पब्लिसिटी के साथ साथ हम कुछ ऐसा काम भी करें जो वाकई लोगों के लिए बेनिफिशियल हो। तो इसमें हमें रोटरी क्लब वगैरह इन्होंने बड़ा साथ दिया, बार वालों का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा इसमें। हमारे डलसा सेक्रेटरी मैडम ने सारा प्रोग्राम कहेंगे कि ये करके ऑर्गेनाइज कर लेते हैं अब, ताकि जो लोग भी यहाँ भी आते हैं यहाँ पे इसी प्लेटफॉर्म पे उनको डॉक्टर्स वगैरह देख ले, कुछ सोशल सर्विस इसी बहाने हम भी कर ले। तो एक ब्रिज रहता है लोकल और जो जुडिशरी के बीच में, इस तरह के कदम उठाने से कितना फर्क पड़ता है जुडिशरी और आम जनता के बीच में? नहीं, वो तो पड़ता ही है, लोगों को कॉन्फिडेंस बढ़ती है, यकीन हो जाता है। देखिए, भगवान किसी ने नहीं देखा है, लेकिन जो लोग यहाँ आते हैं भगवान के बाद वो हम पे ही यकीन करते हैं। और ये हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम उनका ये यकीन जो है ये साबित करें कि नहीं, वाकई हम उनके लिए हैं यहाँ पे और उनके लिए बैठे हुए हैं। कुपवाड़ा में प्रोजेक्ट बीकन की 109 RCC टीम ने ताज़ा बर्फबारी के बाद जिले की सभी प्रमुख सड़कों को खोल दिया है। चौकीबल, टंगधार, हाजीबल, जेड गली, माशिल, चिमलियाल और उसके अलावा पी गली, कैरान रूट अब आमदोरफ्त के लिए पूरी तरीके से खुले हुए हैं। आपको बता दें कि वक्त पर ही बर्फ़ की सफाई का काम शुरू कर दिया गया था। सरहदी और दूर दराज के इलाकों में कनेक्टिविटी को बहाल कर दिया गया है, जिससे मुकामी लोगों को भी राहत है और सयाहों को भी। बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए जी।